गुड आफ्टरनून बच्चे। आप लोगों की पढ़ाई ठीक से चल रही है ना? समझने में किसी तरह की परेशानी नहीं होती है? अगर परेशानी होगी तो निश्चित रूप से व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करके निश्चित रूप से भेजेंगे क्या परेशानी हो रही है। ऐसे बिल्कुल आपको परेशानी नहीं होगी। बस सब दिन एक बात हम बोलते हैं कि जो भी पढ़ेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे, पार्ट 1 से पढ़ेंगे। पार्ट 1 तब पार्ट 2 तब पार्ट 3, इस क्रम से पढ़ेंगे। फिर थोड़ी भी परेशानी नहीं होगी। क्रम की बात इसलिए करते हैं, आप तो सब दिन से जानते हैं, साइंस ही है क्रमबद्ध ज्ञान को, सिस्टमेटिक स्टडी को ही साइंस कहते हैं। इसलिए आप तो इतना समझदार जरूर हैं कि अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको क्रमबद्ध करना पड़ेगा। पार्ट 1 पढ़िए, 2 पढ़िए, 3 पढ़िए, इस क्रम से पढ़ते चलिए तो थोड़ी भी परेशानी आपको नहीं होगी। तो बात निश्चित रूप से हम जो कहते हैं उस पर अमल करते होंगे और उसी आधार से आप पढ़ेंगे तो फिर आप कहिएगा नहीं सर तो सही बोल रहे थे, किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही। तो हमारे इस कहे गए बात को आप फॉलो करेंगे तो फिर पढ़ाई का आनंद आप ले सकते हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि हम सर से दूर हैं और दूर रह के पढ़ रहे हैं, लगेगा बिल्कुल सर सामने है और पढ़ाई हम लोगों की चल रही है। तो इसलिए हमारी बात पर ध्यान देंगे और इसी क्रम से पढ़ते चलेंगे। लेकिन सब दिन हम बोलते, पुनः बोलेंगे कि आप सभी जब भी पढ़ते हैं हमारे इस चैनल को शेयर, लाइक एवं सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें। क्योंकि आप जब शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी खुशी होती है और वीडियो बनाने में आनंद आता है। तो फिर और मज़ेदार से मज़ेदार ट्रिक और टेक्निक के आधार पर आपको वीडियो मिलेगा। तो निश्चित रूप से सभी लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एवं लाइक निश्चित रूप से करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, जो बच्चे कल का वीडियो देखे होंगे तो किसी कारणवश हमारे घर का इन्वर्टर खराब हो गया था और वीडियो आपका रात में ही हम बना रहे थे तो बिजली कट गई तो बात थोड़ी अधूरी रह गई थी। ऐसे पूरा हम कंप्लीट कर लिए थे, एक है अंतिम क्वेश्चन लिखे थे और कल ऐसे हम बोल भी दिए थे लास्ट में। तो जो बच्चे सुने होंगे यानी पार्ट 12 में आपको, और ये जो पार्ट आपका होगा पार्ट 13 होगा। इस चैप्टर में हम लोग हद तक पढ़ लिए हैं, वो बहुत कम पढ़ना है, 5-7 पार्ट में ये चैप्टर आपका और ख़त्म हो जाएगा। तो बस बहुत काम आपका हो चुका है। बस आपको भी करना क्या है, रिवीजन करते रहना है। अब रिवीजन नहीं कीजिएगा तो बाद में पछताना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से रिवीजन करेंगे, नोट्स बुक तैयार करेंगे, रिवीजन करके पढ़ते चलेंगे। तो आज हम वहीं से शुरू करेंगे। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम दे रहे हैं कि अब आगे आपको यानी संभावना रखिए मंडे और ट्यूसडे 2 दिन, आपको मंडे और ट्यूसडे 2 दिन ऑर्गेनिक का यानी यूनिट 10, 11, 12 और 13, ये जो 4 यूनिट आपका ऑर्गेनिक का है वो लिंक्ड है। और लिंक्ड है तो उसको समझने के लिए बहुत सारी बेसिक बातों की आवश्यकता होती है। और वो 10, 11, 12, 13 आप तभी समझ सकते हैं जबकि वो बेसिक कंसेप्ट आपके पास हो। तो यूनिट 10, 11, 12 और 13 से रिलेटेड संबंधित बहुत सारी बेसिक जानकारियां आपको लेना पड़ता है और उसे डायरेक्ट परीक्षा में प्रश्न भी आता है। तो उन सभी बेसिक जानकारियां को हम आपके लिए कलेक्ट करके ले आए हैं और संभावना रखिए सप्ताह में 2 दिन मंडे और ट्यूसडे
अगले सप्ताह से, तब तक में सभी बच्चे को जानकारी भी हो जाएगी। तो ये मंडे और ट्यूसडे 2 दिन जो होगा आपका बेसिक क्लास डालेंगे ऑर्गेनिक के लिए। और आप जहाँ भी हैं उस ऑर्गेनिक के लिए एक अलग कॉपी बना लेंगे और उसमें एक पतली सी कॉपी लेके उसमें इस बेसिक क्लास को लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे और आनंद लेंगे। तो संभावना रखिए आपको अगले मंडे और ट्यूसडे 2 दिन, सोमवार और मंगलवार, आने वाले सोमवार और मंगलवार 2 दिन ऑर्गेनिक का आपको बेसिक मिलेगा, जो कि यूनिट 10, 11, 12, 13 में आपको काम करेगा। उसके किए बिना आप ये 4 चैप्टर को पढ़ ही नहीं सकते हैं। सभी बच्चे को परेशानी प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए आप एक कॉपी लेके तैयार रहेंगे। मंडे से आपको 2 दिन, मंडे ट्यूसडे मिलेगा, बाकी और दिन ये जो चल रहा है आपका, इस पर हम लोग काम करेंगे। क्योंकि बहुत बच्चे फोन कर रहे थे, ये व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे थे, सर ऑर्गेनिक का भी बेसिक पढ़ाते। तो उसी ऑर्गेनिक के बेसिक के लिए हम काम आपका सप्ताह में 2 दिन करेंगे। उस काम को भी आपको करते चलना है, बाकी दिन इधर हम लोग बढ़ेंगे। ये जो फिजिकल का यूनिट 5 पर है, और ये जब खत्म होगा तो फिर आगे की बात करेंगे। तो निश्चित रूप से इसको भी ध्यान में आप रखेंगे। और आप के जितने भी दोस्त हैं जो जहाँ हैं सबको मैसेज भी करेंगे। ये मैसेज देके इन्फॉर्मेशन आप भेजेंगे कि ऑर्गेनिक का भी बेसिक क्लास अब शुरू होने वाला है, वो भी आपका चलेगा। इसीलिए किसी का छूटे नहीं, आप लोग थोड़ा सा इसमें काम करेंगे, सबको मैसेज देने का काम करेंगे, इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। इसीलिए हम आपसे 1 सप्ताह का समय भी ले रहे हैं कि एक सप्ताह के अंतराल में सभी बच्चे को इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, ताकि सब लोग इसका आनंद शुरू से ले सके। तो सभी बच्चे शुरू से आनंद लेंगे इस ऑर्गेनिक के बेसिक क्लास का, सप्ताह में 2 दिन। बाकी इधर जो हम लोग बढ़ रहे हैं इसमें बढ़ते चलेंगे। तो आप लोग जहाँ भी हैं सुरक्षित रहिए। कोरोना वैश्विक महामारी से बचने के लिए सरकार के द्वारा दिए गए गाइडलाइन को फॉलो करें और उस नियम पर चलें, ताकि आप सुरक्षित रहें और हमारे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक्स का सही से आनंद ले सकें। तो चलिए, बात बहुत सारी बता दिए, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात ये बताए कि सप्ताह में 2 दिन आपको मंडे और ट्यूसडे को ऑर्गेनिक का बेसिक क्लास हम लेंगे, जो रिक्वायर्ड होगा यूनिट 10, 11, 12 और 13 में उसका काम होगा। तो उसके लिए अलग कॉपी बनाना है, अलग कॉपी बना के काम करना है। तो चलिए, इसमें भी आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं। ऐसे बताया आपको, बिजली कट गई थी, एक क्वेश्चन हम लिखे थे, करीब करीब लिख दिए थे, तो उसी क्वेश्चन से हम शुरू करने जा रहे हैं फिर से। तो एक क्वेश्चन लिखिएगा पुनः। एक क्वेश्चन लिखेंगे, निम्न में से किसका CS द्रव रागी होगा? किसका CS द्रव रागी होगा? ऑप्शन लिखिए, गोंद, प्रोटीन, स्टार्च, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, जैसा कि कल ही बताए थे, सभी बच्चे का टावर भी पकड़ रहा होगा, आंसर आपका होगा ऑल ऑफ दीज। तो पता है, गोंद को इंग्लिश में ग्लू कहते हैं, इसको प्रोटीन ही कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं, इसको भी स्टार्च ही कहते
स्टार्च करते हैं। तो इस तरह से देखिए, इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग पढ़ रहे थे। याद करो, द्रव रागी और द्रव विरागी। द्रव रागी था एक दूसरे को चाहने वाला, और द्रव विरागी था एक दूसरे को नहीं चाहने वाला। तो चाहने वाले और नहीं चाहने वाले के आधार पर बहुत सारी बात आपको हम कल बताए थे। उन सभी को निश्चित रूप से आप लोग पढ़े होंगे और पढ़ के फायदा उठाए होंगे, और आपको आराम भी महसूस हुआ होगा कि नहीं बहुत आसान है। और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को भी हम लिख रहे थे। तो ये था आपका द्रव रागी और द्रव विरागी। और एक हेडिंग हम बोले थे कल भी कि अगला जो हेडिंग आपका होगा वो होगा प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो आइए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं आगे क्या बात है। तो एक मेन पॉइंट देंगे, अगला हेडिंग में बढ़ते हैं हम लोग। तो एक मेन पॉइंट देंगे, लिखे प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो जानते होंगे प्रोटेक्शन मतलब तो सुरक्षा। तो कहते कोलाइडल सॉल्यूशन का सुरक्षा रक्षण। तो कहते हैं कोलाइडल घोल का रक्षण। तो कोलाइडल घोल का रक्षण। तो ये कहते कोलाइडल घोल का रक्षण। अब याद कीजिए, जो बच्चे पढ़ते हैं और कल की बात को पढ़े होंगे, तो उस द्रव रागी और द्रव विरागी में याद कीजिए हम क्या स्पष्ट किए थे कि द्रव रागी अस्थाई है। द्रव रागी को किसी रक्षा की आवश्यकता नहीं है, या किसी रक्षा करने वाले गार्ड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो खुद अस्थाई है। लेकिन ये जो द्रव विरागी था, क्योंकि एक दूसरे को नहीं चाहता था, इसीलिए हमेशा अलग होना चाहता था। इसीलिए क्या कहते, उसको देखना पड़ेगा कि कहीं अलग तो न हो जाए। इसीलिए एक गार्ड को बहाल करते थे, और वो गार्ड उस द्रव विरागी को देखते रहता था। तब तो आप स्पष्ट समझ सकते हैं और समझ गए होंगे, जैसा कि कल ही आपको हम समझाए थे कि द्रव विरागी लायोफोबिक को सुरक्षा देना पड़ेगा, और लायोफिलिक जो है ये लायोफिलिक सुरक्षा देगा। तो लायोफोबिक को सुरक्षा चाहिए और लायोफिलिक सुरक्षा देगा। तो कौन देगा? तो स्पष्ट हो गया, द्रव रागी सुरक्षा देता है और द्रव विरागी सुरक्षा लेता है। और जो सुरक्षा देता है जानते हैं, उसको रक्षी कोलाइडल घोल कहते हैं। तो अगर कोई प्रश्न आपसे पूछ दे किसको रक्षी कोलाइडल घोल कहेंगे, कौन रक्षा करेगा, तो देखिए बहुत बढ़िया से समझाए, रक्षा देता है द्रव रागी। इसीलिए द्रव रागी को हम लोग रक्षी कोलाइडल घोल भी कहते हैं। तो चलिए इस बात को लिखें हम लोग पहले। तो लिखेंगे सभी बच्चे, लिखे द्रव रागी घोल सुरक्षा प्रदान करता है, अतः
इसे रक्षी कॉलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। कोई पूछे किसको रक्षी कहते हैं, कौन रक्षा देता है, तो लायोफिलिक द्रव रागी। तो इंग्लिश वाले भी लिख लायोफिलिक CS gives लायोफिलिक CS gives protection। लायोफिलिक CS gives protection hence this CS is known as protective CS। इसको प्रोटेक्टिव CS कहते हैं, रक्षी कॉलाइडल घोल कहते हैं, क्योंकि ये रक्षा प्रदान करते हैं। तो नेक्स्ट एरो देखिए, लिखिए द्रव विरागी CS को सुरक्षा प्रदान करना पड़ता है। तो द्रव विरागी CS को सुरक्षा प्रदान करना पड़ता है। क्यों? तो पते है द्रव विरागी काम अस्थायी होते हैं। तो लिखिए इंग्लिश वाले, लायोफोबिक CS needs protection। तो इतना हम आपको स्पष्ट कर दिए हैं कि द्रव रागी सुरक्षा देगा, और किसको देगा, तो द्रव विरागी को देगा। तब तो देखो, अब हम लोग कह सकते हैं, कोई कहे कॉलाइडल घोल के रक्षण से आप क्या समझते हैं, कहते जब किसी भी द्रव रागी CS के द्वारा किसी द्रव विरागी CS का रक्षण किया जाता है, तो इसी को हम लोग कॉलाइडल घोल का रक्षण कहते हैं। तो द्रव रागी देता है, द्रव विरागी को देता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं कॉलाइडल घोल का रक्षण। तो आइए अब इसको लिख देते हैं, तो सभी बच्चे स्पष्ट होके समझिए, कहीं भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, आराम से समझ सकते हैं। फिर NCERT किताब जब उलटिएगा तो मजा आएगा पढ़ने, लगेगा पूरा आनंद आ रहा। तो चलिए नेक्स्ट एरो देखिए, लिखिए जब द्रव रागी CS के द्वारा द्रव विरागी CS का, जब द्रव रागी CS के द्वारा द्रव विरागी CS का रक्षण किया जाता है, तो इसे CS का रक्षण कहते हैं। इसी को CS का रक्षण कहते हैं। तब देखिए कॉलाइडल घोल का रक्षण क्या है, तो लगता है कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, स्पष्ट करके हम आपको समझाए हैं, आराम से आप समझ सकते हैं। तो इसी को इंग्लिश में भी लिखिए, इफ
लायोफोबिक CS is protected. If lyophobic CS is protected by lyophilic CS, then this process is known as protection of CS. तो इसी को हम लोग CS का प्रोटेक्शन कहते हैं। तो CS का ये हो गया प्रोटेक्शन। तो अब सवाल उठता है, इतनी बहुत बात हम लोग कर लिए, बहुत बहस कर ली, और इतनी बात सबके दिमाग में सेट भी हो गया होगा कि द्रव रागी सुरक्षा देगा और द्रव रागी सुरक्षा लेगा। इसीलिए द्रव रागी को हम लोग प्रोटेक्टिव CS कहते हैं, रक्षी कोलाइड है। अब कहिएगा, सबको लग रहा होगा सर रक्षा करता कैसे? तो देखिए रक्षा करेगा कैसे, तो सब लोग जानते हैं रक्षा किसी का कैसे करते हैं। तो देखते हैं किसी रक्षा करने की बात हो तो रक्षा कैसे करते हैं। तो उसके लिए सुरक्षा गार्ड होता है, और सुरक्षा गार्ड क्या करता है कि उसके घर को चारों ओर से घेर लेता है, और सभी ओर से घर को घेर लेता और पहरा देते रहता कि अगर कोई घुसने का प्रयास करेगा तो उसको रास्ते में ही टपका देगा। तो बस यही इसी तरह से तो सुरक्षा देता है। सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड हम लोग का है लायोफिलिक द्रव रागी, वही सुरक्षा देगा। और कैसे देगा? तो ये जो द्रव विरागी है उसको सभी ओर से घेर लेगा। और बाहरी इसमें क्या होता है? वैद्युत अपघट है। याद करो, कहते कोलाइडल घोल में जब इलेक्ट्रोलाइट को वैद्युत अपघटय को मिलाते हैं तो अस्कंदन हो जाता है, डीपी और डीएम अलग हो जाता है। इसी को तो रोकना है जी। सुरक्षा करने में मतलब यही ना बताए थे, अलग नहीं होने देना है डीपी और डीएम, और उसको अलग करने में मदद करता वैद्युत अपघटय इलेक्ट्रोलाइट। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? जिस तरह से किसी बाहरी आदमी को उसमें घुसने नहीं देते हैं, रास्ते में ही रोक लेते हैं, उसी तरह से वो इलेक्ट्रोलाइट जो कोई देना चाहेगा उसको रास्ते में ही रोक लेना पड़ेगा, तब जाके रक्षण होगा। तो कैसे बताए रक्षा होगा? तो देखिए इस तरह से रक्षा होगा आपका। ये मान लो आपका ये मान लो कोई द्रव विरागी CS है। यह द्रव विरागी कोलाइडल घोल, तो द्रव विरागी CS है, लायोफोबिक CS है, और इसी को सुरक्षित करना है, इसको सुरक्षा करना है। हम लोग क्या करेंगे? इसमें लायोफिलिक को मिलाएंगे, द्रव रागी को मिलाएंगे। और जब द्रव रागी को मिलाते हैं ना, तो देखिए उसी सुरक्षा गार्ड के जैसा इस द्रव रागी CS का जो कण होता है, ये द्रव रागी CS का कण इसको सभी ओर से घेर लेता है। ये देखिए है द्रव रागी CS का कण, तो द्रव रागी CS का कण।
तो कहेंगे पार्टिकल, पार्टिकल ऑफ लायोफिलिक CS। तो द्रव रागी CS का कर पार्टिकल ऑफ लायोफिलिक CS। तो देखिए क्या किया है, इस द्रव विरागी को सुरक्षा देने के लिए द्रव रागी CS का कण इसको चारों ओर से घेर लिया, और चारों ओर से घेर लिया है। तब देखिए अगर इसमें आप डालना चाहिएगा इलेक्ट्रोलाइट को, ये इलेक्ट्रोलाइट वैद्युत अपघटन। तो देखिए वैद्युत अपघटाय को इसमें जब आप मिलाना चाहेंगे तो सोचिए ये द्रव रागी का जो कण है इसको इसमें प्रवेश होने नहीं देगा। तो कहेंगे प्रवेश नहीं होगा। और सोचिए इस तरह से ये इलेक्ट्रोलाइट वैद्युत अपघटाय जब इसमें प्रवेश नहीं हो पाएगा, मतलब जो जाके परेशान करता तो उसको क्या किया, सुरक्षा गार्ड बाहर में ही रोक लिया। कहा देखो आपको प्रवेश करना वर्जित है, आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए प्रवेश होने नहीं दिया, और प्रवेश होने नहीं दिया तब सोचिए द्रव विरागी CS क्या हो गया, ये सुरक्षित हो गया। तो यही आपको दिखाए CS का प्रोटेक्शन, CS का रक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ CS, प्रोटेक्शन ऑफ CS। तो इस तरह से देखिए CS का रक्षण होगा। अब इसी बात को अगर आप लैंग्वेज के रूप में लिखना चाहते हैं, इससे सब कुछ हम खूब बढ़िया से आपको फिगर में समझा दिए हैं, डील कर दिए। फिर भी अगर आप चाहते हैं हम और स्पष्ट लिख लें इस बात को, तो चलिए सभी बच्चे नीचे लिख लीजिए। तो लिखिएगा क्या रो, देखिए जब द्रव विरागी CS का रक्षण करने के लिए इसमें द्रव रागी CS को मिलाया जाता है तो इसका कण द्रव विरागी CS को सभी ओर से घेर लेता है और वैद्युत अपघटाय को प्रवेश होने नहीं देता है। फलस्वरूप CS का रक्षण हो जाता है। इस तरह से देखिए रक्षण हो जाता है। तो देखिए रक्षण हो गया कोलाइडल घोल का। किसका रक्षण हुआ, तो द्रव विरागी का।
और कौन रक्षा किया जी? तो द्रव रागी। तो द्रव रागी रक्षा दिया और द्रव विरागी रक्षा लिया। तो चले अब इंग्लिश में भी लिख देते हैं। लिखे इफ लायोफिलिक CS is added in lyophobic CS, then particles of lyophiलिक CS if lyophobic CS lyophiलिक CS is added in lyophobic CS, then particles of lyophiलिक CS encircled the lyophobic CS all around and hence prohibit the entry of electrolyte in lyophobic CS okay, hence lyophobic CS is protected। तो इस तरह से लायोफोबिक CS जो होता है सुरक्षित हो जाता है। तो यही देखिए था कैसे सुरक्षा देगा, उस बात को हम खूब बढ़िया से आपको समझा। और अब हमको नहीं लगता किसी बच्चे को परेशानी होगी इसमें कि द्रव रागी सुरक्षा दे रहा, द्रव विरागी ले रहा। अब कैसे सुरक्षा करेंगे, तो उसी की बात हम लोग कर रहे थे। कैसे सुरक्षा होगा, तो बहुत आराम से, तो जनरल बात है। सुरक्षा करना रहता है तो चारों ओर से पहरा देते हैं ना, उसी तरह से यहाँ द्रव रागी CS का कण द्रव विरागी के चारों ओर फैल के उसको सुरक्षा दे रहा। अब देखिए एक चीज आप जानते होंगे कि कोई भी गार्ड होता है तो सब गार्ड की अपनी क्षमता होती है। क्या लगता है, सब गार्ड में रक्षा करने का जो क्षमता है वो सेम होता है? ऐसा लगता है? तो आप कहिएगा नहीं सर, सब गार्ड में जो रक्षा करने की क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। कोई गार्ड है वो अकेले 10 को संभाल लेता है, और कोई गार्ड है जिसको 2 को भी संभालना मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह से देखिए ये जो लायोफिलिक जो द्रव रागी CS है वो तो गार्ड है ना जी, द्रव विरागी को सुरक्षा देता है। तो सब द्रव रागी CS में रक्षा देने की क्षमता अलग अलग होती है। और जानिए यही द्रव रागी CS के रक्षण क्षमता को हम लोग मापते हैं गोल्ड नंबर के रूप। बहुत हाईलाइटेड बात है ये गोल्ड नंबर, खास करके कंपटीशन की दुनिया में इस पर प्रश्न आते रहता है
कि गोल्ड नंबर क्या है, और इस पर बहुत सारा प्रश्न आता है गोल्ड नंबर पर। तब कहिएगा गोल्ड नंबर क्या है सर? तो पहले तो इतनी बात हम स्पष्ट कर दी कि गोल्ड नंबर आपको द्रव्यरागी लायोफिलिक सीएस की रक्षण क्षमता को बताता है। अगर किसी का गोल्ड नंबर पता है आपको तो उसका रक्षण क्षमता आप जान सकते हैं। तो अब देखिए एक नए चीज हम लोग को मिला है, गोल्ड नंबर। बहुत वीआईपी टॉपिक है ये गोल्ड नंबर। तो अगर गोल्ड नंबर समझ जाइएगा तो बहुत सारा प्रश्न आप बना सकते हैं। तो आइए इसी में देखिए प्रोटेक्शन ऑफ सीएस, कॉलाइडल घोल के रक्षण में एक नए टॉपिक का जन्म हुआ है, और वो टॉपिक आपका है गोल्ड नंबर। तो ये गोल्ड नंबर की बात करते हैं, गोल्ड नंबर। तो चलो पहले के एरो देके सभी बच्चे लिखिए, द्रव रागी, द्रव रागी द्रव रागी सीएस के रक्षण क्षमता को गोल्ड नंबर के रूप में व्यक्त करते हैं। तो कहते द्रव रागी सीएस के रक्षण क्षमता को गोल्ड नंबर के रूप में व्यक्त करते हैं। तो चलो इंग्लिश में भी लिख लेते, प्रोटेक्शन कैपेसिटी ऑफ लायोफिलिक सीएस is expressed in the form of गोल्ड नंबर। तो देखिए प्रोटेक्शन क्षमता को स्पष्ट हो गया किस रूप में व्यक्त करते, तो गोल्ड नंबर के रूप में व्यक्त करते। कॉलाइडल सॉल्यूशन के प्रोटेक्शन क्षमता को हम लोग व्यक्त करते हैं जी गोल्ड नंबर के रूप में। तो ये गोल्ड नंबर के रूप में व्यक्त करते। तब देखिए एक नया चीज आपको सुनने को मिला, ऐसे बहुत चीज हम बताए। तो ये गोल्ड नंबर, तो चलिए अब इसी पर हम लोग का बहस चलता है। तो लिखिएगा गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, निश्चित पढ़िएगा तो निश्चित रूप से आनंद मिलेगा आपको, और लगेगा नहीं वास्तव में चैप्टर पढ़े और एक एक चीज सीखे चैप्टर में, और सभी बात स्पष्ट हुई। तो निश्चित रूप से नोट्स बुक भी तैयार करते चलेंगे, रिवीजन भी अब करना आपका दायित्व बन जाता है, क्योंकि मटेरियल धीरे धीरे इकट्ठा होते जा रहा है। आप लोग परेशान थे क्या होगा कैसे होगा, उसी के सॉल्यूशन में हम लोग आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। इसका फायदा जरूर उठाइए ताकि आपका जिंदगी बेहतर हो, रिजल्ट बेहतर हो, और आपको ये महसूस नहीं हो कि हम लोग लॉकडाउन में हैं। तो लॉकडाउन के नियम का पालन करते हुए
इस पढ़ाई का आनंद सब लोग लीजिए, लेकिन सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक निश्चित रूप से करेंगे, तब आपका काम और बेहतर से बेहतर होगा। तो चलिए हम लोग आ गए गोल्ड नंबर में। हिंदी में कहते हैं जी स्वर्ण संख्या, ये स्वर्ण संख्या। तो गोल्ड नंबर क्या है? तो गोल्ड नंबर आपका है स्वर्ण संख्या। तो गोल्ड नंबर जी स्वर्ण संख्या। अब देखिए ये गोल्ड नंबर जो स्वर्ण संख्या, पहले अभी क्या बताए थे, जो कि सबसे वीआईपी बात है, अगर कहे गोल्ड नंबर तो ये द्रव रागी CS के कोलाइडल सॉल्यूशन के रक्षण क्षमता को बताता है। तो चलिए लिखिएगा, कह रहे देखिए महत्वपूर्ण बात है, लिखिए यह द्रव रागी CS के रक्षण क्षमता को, यह द्रव रागी CS के रक्षण क्षमता को व्यक्त करता है। तो इट एक्सप्रेस दी प्रोटेक्शन capacity of, it express the protection capacity of lyophilic CS। तो द्रव रागी CS के रक्षण क्षमता को व्यक्त करता है, ये तो सबसे महत्वपूर्ण है। और जानिए इसका कंसेप्ट देने वाले एक साहब थे, उसका नाम था जी जेड सिगमोंडी। तो जेड सिगमोंडी ने इसका कंसेप्ट दिया था। तो नेक्स्ट एरो देंगे, लिखिए इसका कंसेप्ट जेड सिगमोंडी के द्वारा दिया गया था। तो इंग्लिश वाले भी लिख लीजिए, कंसेप्ट ऑफ गोल्ड नंबर was given by जेड सिगमोंडी। तो गोल्ड नंबर का जो कंसेप्ट दिया गया था, ये कंसेप्ट देने वाले थे जेड सिगमोंडी। तो जेड सिगमोंडी के द्वारा इस गोल्ड नंबर का कंसेप्ट दिया गया। अब देखिए, ये कहिएगा सर गोल्ड नंबर की परिभाषा क्या है? ऐसे देखिए प्रायः लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि इसका परिभाषा जो है, डिफिनेशन जो है थोड़ा सा ट्विस्टेड है, घुमा हुआ है। तो परिभाषा थोड़ा कठिन है, लेकिन बिल्कुल अगर आप लोग ध्यान देंगे और समझना चाहते हैं तो हम आपको समझा भी देंगे कि ये है क्या गोल्ड नंबर। ताकि ये थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। तो याद करो, तो ये जो सुरक्षा देने की क्षमता है, तो सुरक्षा देते किसको है? तो लायोफोबिक को। और याद करो हम पीछे बताए थे AU का जो कोलाइडल घोल होता है वो लायोफोबिक होता है। कल लिखे थे हम Ag, AU, Cu सल्फर और मेटल के सल्फाइड, ये लायोफोबिक घोल बनाता है। तो क्या करना है, ये जो आपको लेना है जी, ये देखिए
आपको ये लेना है 10 ml AU का लायोफोबिक घोल। क्या लिए हम लोग? 10 ml लिए। किसका? तो AU का। हम लोग जानते हैं ये लायोफोबिक होता है। AU का 10 ml लायोफोबिक घोल लिए। तो 10 ml लायोफोबिक घोल। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, NaCl का 10% घोल लेना है। तो NaCl का 10% घोल। कहिएगा सर इसका क्या अर्थ हुआ? तो देखिए क्या करते हैं जी, 90 ग्राम पानी ले लेते हैं और 10 ग्राम NaCl जानते हैं नमक है, तो 90 ग्राम पानी में 10 ग्राम नमक दे दी। तो देखिए 90 10 100 हो गया, बन गया 100 ग्राम। और आप तो जानते होंगे प्रतिशत कहते 100 में कितना, तब देखिए 100 में 10 ग्राम नमक है, इसीलिए 10% हो गया। तो NaCl के 10% घोल लिए और NaCl के 10% जो घोल है इसका हम लोग इसमें मिलाएंगे। कितना? तो 1 ml मिलाएंगे। तो समझिएगा बच्चे, 10 ml AU का लायोफोबिक घोल लिए, इसमें NaCl का 10% घोल है, इसमें से कितना मिलाए? तो 1 ml मिलाया। तो 1 ml हम लोग मिलाएंगे और 1 ml इसमें हम लोग मिलाएंगे और 1 ml जब इसमें हम लोग मिलाएंगे तो देखिए इसमें क्या होगा। तो 1 ml जब मिलाइएगा तो इसमें क्या होगा जी? तो 1 ml मिलाने पर इसमें प्रोटेक्शन हो, क्या कहते हैं, स्कंदन होने लगेगा, क्योंकि ये वैद्युत अपघटा है और वैद्युत अपघटा है तो इसमें स्कंदन होने लगेगा। तो इसी स्कंदन को हम लोग क्या करना है, इस स्कंदन को हम लोगों को रोकना है। रोकना मतलब सुरक्षा करना है। तो सुरक्षा करना है, इसमें सोचिए हम लोग मिलाएंगे द्रव रागी CS, द्रव रागी CS। तो द्रव रागी CS को मिलाइएगा। तो मिलाइएगा तभी क्या पड़े, तो ये घेर लेगा और घेर लेगा तो इसको जमने से पहले ये रोक लेगा। ये द्रव रागी CS जैसे आप मिलाएंगे तो ये सुरक्षा करना शुरू करें। अब सवाल उठता है, ये द्रव रागी CS कितना मिलाएंगे? होगा ना, क्योंकि अलग अलग का क्षमता अलग अलग होता। तो द्रव रागी CS का मिलीग्राम हम लोग कितना मिलीग्राम मिलाते हैं, और जो मिलीग्राम मिलाते हैं उसी मिलीग्राम को हम लोग कहते हैं जी गोल्ड नंबर। तो उसी को हम लोग गोल्ड नंबर कहते हैं। जितना मिलीग्राम हम लोग मिलाएंगे उसी को हम लोग कहते हैं गोल्ड नंबर। तो यही देखिए गोल्ड नंबर है, परिभाषा हम बोलेंगे और आप समझ भी सकते हैं कि AU के 10 ml लायोफोबिक घोल में जब 10% NaCl के घोल के 1 ml को मिलाया जाता है, तो इसको सुरक्षित करने के लिए हम लोगों को द्रव रागी CS का जितना मिलीग्राम चाहिए उसी मिलीग्राम को हम लोग
गोल्ड नंबर कहते हैं। अब देखिए एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, यही आप समझ सकते हैं क्या जी, तो बताइए कि ये जो, अब सोचिए कि मान लो अलग अलग हम लेते हैं, ये अगर मान लीजिए हम लेते हैं जिलेटिन, ये जिलेटिन लिए, ये ग्लू लिए, ये प्रोटीन लिए, प्रोटीन, तो मान लीजिए इसको सुरक्षा देने के लिए ये जिलेटिन जो है इसका 0.1 मिलीग्राम चाहिए, यानी जिलेटिन का चाहिए 0.1 मिलीग्राम, ग्लू का चाहिए 0.01 मिलीग्राम और प्रोटीन का चाहिए 0.02 मिलीग्राम। तो सोचिए ये चाहिए, तो जिलेटिन सोचिए इसका, या मान लीजिए जिलेटिन का इतना चाहिए, ग्लू का इतना चाहिए, प्रोटीन का इतना चाहिए, और इतना चाहिए तो सोचिए कि इसका 0.1 मिलीग्राम चाहिए, इसका 0.01 मिलीग्राम चाहिए। तो सोचिए जो, या मान लीजिए दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, ये छोड़ दीजिए। अब मान लो हम कहते हैं जिलेटिन का 1 मिलीग्राम चाहिए, इसका 2 मिलीग्राम चाहिए और इसका 3 मिलीग्राम चाहिए। अब देखिए आपको समझने में आसानी होगी, क्यों, तो सोचिए जिलेटिन का 1 ग्राम जितना काम करता है, ग्लू का वही काम आपको 2 मिलीग्राम करता है, प्रोटीन का वही काम 3 मिलीग्राम। आप जरा विचार कीजिए, जितना काम 2 गार्ड करेगा उतना काम अकेले गार्ड करेगा, तो एक गार्ड का जो क्षमता होगा वो अधिक होगा। तो देखिए यहाँ जो आपको गोल्ड नंबर हुआ, यहाँ जो गोल्ड नंबर हुआ वो 1 हुआ, यहाँ जो गोल्ड नंबर हुआ वो 2 हुआ, यहाँ जो गोल्ड नंबर हुआ वो 3 हुआ। तो अब देखिए इसको आप देख के कह सकते हैं कि गोल्ड नंबर लगता है सर जितना काम होगा उसमें रक्षण क्षमता उतना ही अधिक होगा, क्योंकि जो काम ये 2 मिलीग्राम करता वो 1 मिलीग्राम कर लेता। मतलब क्या, इससे इसमें क्षमता अधिक है, इससे इसमें क्षमता अधिक है। तो चलिए इतनी बात हम लोग सीख गए कि गोल्ड नंबर है क्या, फिर सीख गए कि गोल्ड नंबर जितना ही काम होगा उसका रक्षण क्षमता उतना ही अधिक होगा। इसीलिए आपको हमेशा जब भी ये गार्ड खरीदना है गोल्ड नंबर को देख के, जिसका गोल्ड नंबर कम होगा समझिए उसका रक्षण क्षमता जो होगा अधिक होगा। तो चलिए इस बात को अब हम लोग पहले परिभाषा लिख लेते हैं, क्या है गोल्ड नंबर। तो लिखिएगा, गोल्ड नंबर को निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। तो गोल्ड नंबर को निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। तो क्या परिभाषा है, तो चलिए गोल्ड नंबर को निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। तो निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं, लिखिएगा, लिखिए जब AU की 10 ml द्रव विरागी CS
जब AU के 10 ml द्रव विरागी CS में 10% NaCl की 10% NaCl घोल की 10% NaCl घोल के 1 ml को मिलाया जाता है तो इसे सुरक्षित करने के लिए द्रव रागी CS का जितना मिलीग्राम mg आवश्यक होता है उसे ही गोल्ड नंबर कहते हैं। तो उसे ही गोल्ड नंबर कहते हैं। तो चलो ये हिंदी में लिख दिए। अब इंग्लिश वाले लिखिए। इंग्लिश में लिखिए if 1 ml solution of 10% NaCl solution, if 1 ml solution of 10% NaCl solution is added in 10 ml solution of 10 ml lyophilic solution of AU, then milligram of lyophilic CS required to protect this milligram of lyophilic CS required to protect this solution is known as गोल्ड नंबर। इसी को हम लोग गोल्ड नंबर कहते हैं। तो फिर क्या सीखे थे? अभी बहुत अच्छा से आपको समझाए थे। जिसका गोल्ड नंबर जितना कम होगा प्रोटेक्शन क्षमता उतना ही अधिक होगा। तो गोल्ड नंबर कम, प्रोटेक्शन क्षमता अधिक। तो नेक्स्ट ये VIP पॉइंट है, गोल्ड नंबर जितना ही कम होगा प्रोटेक्शन क्षमता उतना ही अधिक होगा। एज गोल्ड नंबर
decreases protection capacity increases। तो गोल्ड नंबर डिक्रीजेज, प्रोटेक्शन कैपेसिटी इंक्रीजेज। तो इसको आप कह सकते हैं कि गोल्ड नंबर जब डिक्रीज करेगा तो प्रोटेक्शन कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज करेगा। तो देखिए व्युत्क्रमानुपाती है, तो आप कह सकते हैं गोल्ड नंबर 1 बाय प्रोटेक्शन कैपेसिटी, प्रोटेक्शन कैपेसिटी यानी गोल्ड नंबर इंक्रीज करेगा तो प्रोटेक्शन कैपेसिटी डिक्रीज करेगा। मतलब गोल्ड नंबर जितना ही कम होगा उसका प्रोटेक्शन क्षमता उतना ही अधिक होगा। देखिए तभी से हम कितना बार बोल दिए कि गोल्ड नंबर जब कम होगा तो प्रोटेक्शन क्षमता अधिक होगा। तो गोल्ड नंबर जानिए सबसे कम होता है गोल्ड नंबर का, जिलेटिन का। तो देखिए गोल्ड नंबर ऑफ जिलेटिन इज मिनिमम। तो गोल्ड नंबर ऑफ जिलेटिन इज मिनिमम, सो प्रोटेक्शन कैपेसिटी ऑफ जिलेटिन इज मैक्सिमम। तो जिलेटिन के लिए गोल्ड नंबर का मान सबसे कम होता। तो जिलेटिन का गोल्ड नंबर सबसे कम होता, इसीलिए इसका प्रोटेक्शन क्षमता सबसे अधिक होता। तो अगर कोई पूछ दे आपसे कि किसका प्रोटेक्शन क्षमता सबसे अधिक होता है तो आप आराम से कहेंगे जिलेटिन का। तो जिलेटिन के लिए गोल्ड नंबर का मान, जिलेटिन के लिए स्वर्ण संख्यक का मान सबसे कम होता है, अतः इसका रक्षण क्षमता सबसे अधिक होता है। इसका रक्षण क्षमता जो होता सबसे अधिक होता किसका जी? तो जिलेटिन। तो जिलेटिन के लिए रक्षण क्षमता सबसे अधिक होता है। तो यही था आपके गोल्ड नंबर के बारे में। हम डिटेल से आज बताएं क्या है गोल्ड नंबर। तो चलिए अब इस पे आधारित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो क्वेश्चन लिखिएगा, कौन CS रक्षी CS होता है? कौन CS रक्षी CS होता है? Which CS is protective CS। तो कौन CS जो होता है वो रक्षी CS होता है। तो अनुसार तो आप कह सकते हैं लायो फिलिक CS, द्रव रागी CS। यही आंसर
नेक्स्ट लिखिए, किसके लिए, किसके लिए गोल्ड नंबर का मूल सबसे कम होता है। तो इंग्लिश में भी लिखिए, गोल्ड नंबर इज मिनिमम 4। तो अनुसार तो पता है जिलेटिन, जिलेटिन के लिए गोल्ड नंबर जो होता है वो सबसे कम होता है, जिलेटिन हो। नेक्स्ट लिखिए, तो जिलेटिन के लिए गोल्ड नंबर सबसे कम होगा। तो लिखिएगा गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर बताता है। तो गोल्ड नंबर बताता है, गोल्ड नंबर इज एक्सप्रेस, गोल्ड नंबर बताता है। तो क्या बताता है? तो अनुसार कहेंगे द्रव रागी CS के, द्रव रागी CS के रक्षण क्षमता। तो क्या बताता है? तो द्रव रागी CS के रक्षण क्षमता, प्रोटेक्शन कैपेसिटी ऑफ, प्रोटेक्शन कैपेसिटी ऑफ लायोफिलिक CS। तो द्रव रागी CS के प्रोटेक्शन क्षमता को बताता है, ये है। अब देखिए, अगर आपको प्रश्न आ जाए कि क्वेश्चन लिखिए ABC एवं D के लिए, ABC एवं D के लिए गोल्ड नंबर का मान क्रमशः 0.1, 0.2, 0.08 एवं 0.001 0.0001 है। तो किसका, तो किसका किसका प्रोटेक्शन क्षमता सबसे अधिक होगा, किसका प्रोटेक्शन क्षमता सबसे अधिक होगा। तो इंग्लिश में भी लिख लीजिए, लिखिए इफ गोल्ड नंबर ऑफ ABC and D are 0.1, 0.2, 0.01 and 0.001, then किसका then protection capacity
इज मैक्सिमम फॉर, तो किसके लिए प्रोटेक्शन क्षमता सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक होगा। तो देखिए क्या कितना बार आपको बताएं कि प्रोटेक्शन क्षमता उसका अधिक होगा जिसका गोल्ड नंबर कम होगा। तो जरा विचार कीजिए ये चारों में कौन सबसे कम है, तो देखिए ये लग रहा है ना सबसे कम है, तो ये सबसे कम है और ये किसका है जी, ये डी का है, इसलिए प्रोटेक्शन क्षमता जो होगा डी का सबसे अधिक होगा। तो देखो आंसर क्या होगा, डी होगा। तो डी का प्रोटेक्शन क्षमता सबसे अधिक होगा। तो इस तरह से देखिए हम लोग देख रहे थे, गोल्ड नंबर भी देख लिए, कोलाइडल सॉल्यूशन का प्रोटेक्शन देख ली, लायोफिलिक लायोफोबिक को देख ली, यानी बहुत सारी बात हम लोग देख लिए। तो ये था आपका तो आप याद कीजिए कोलाइडल सॉल्यूशन के वर्गीकरण के लिए हम लोग 3 आधार बनाए थे। एक आधार था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पर, वो 8 तरह का था जो एक टेबल में देखे थे। दूसरा आधार था ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी, चाहत के आधार, और चाहत के आधार पर आपका 2 तरह का था, लायोफिलिक और लायोफोबिक। उसी को पढ़ते पढ़ते हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, रक्षण मिला, गोल्ड नंबर मिल गया, और अब नंबर 3 में चलेंगे। और वो तीसरा जो था पीछे हम लिखे थे कि डीपी के कण के प्रकार के आधार पर। तो चलिए नंबर अब 3 सभी बच्चे लिख दीजिए। तो CS का वर्गीकरण, तो डीपी के कण के प्रकार के आधार पर CS का वर्गीकरण। तो यही हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, यहीं से मिलेंगे हम लोग इसी टॉपिक से, डीपी के कण के प्रकार के आधार पर CS का वर्गीकरण। तो क्लासिफिकेशन ऑफ CS on the basis of type of particle of DP। तो DP के कण के प्रकार के आधार पर, तो जानिए इस आधार पर भी कोलाइडल सॉल्यूशन जो आपके होते हैं 3 तरह के होते हैं, मल्टी मोलेकुलर, मैक्रोमोलेकुलर और एसोसिएटेड। तो इस 3 को हम लोगों को डिटेल से पढ़ना है। तो चलिए आज आपकी बात हम यहीं पे अंत करने जा रहे हैं। आज आपका क्लास यहीं पे समाप्त होने जा रहा है। बहुत कुछ बता दिए हैं और बहुत कुछ आप लोग सीखते भी जा रहे होंगे। तो इसी अनुमान के साथ हम पढ़ाते रहते हैं और बहुत अधिक प्रयास करते हैं कि आपको किसी तरह की कठिनाई नहीं हो। तो निश्चित रूप से जो पढ़ेंगे और प्रथम पाठ से पढ़ेंगे उसको किसी तरह की कठिनाई भी नहीं होगी, और ये निश्चित रूप से है। तो चलिए सभी बच्चे शुरू से पढ़ते रहिए, पार्ट 1 से पढ़ते रहिए, इसी तरह आपकी बात बनती जाएगी। और पुनः अंत में याद दिला दें आपको, यानी अगले वीक मतलब मंडे और ट्यूसडे 2 दिन आपको हम ऑर्गेनिक का बेसिक क्लास लेंगे। यूनिट 10, 11, 12 और 13 को समझने के लिए, ये 4 चैप्टर को समझने के लिए कुछ बेसिक बातों की आवश्यकता होती है जिससे डायरेक्ट प्रश्न भी पूछता है। तो उन सभी बातों को 2 दिन रखेंगे, बाकी दिन इसी चैप्टर में हम चलते रहेंगे यूनिट 5 में, और इसी तरह आपकी कहानी आगे बढ़ती रहेगी। तब तक के लिए आप लोग एक कॉपी खरीद के रखेंगे, पतली जैसा लेना है, चूँकि
ऑर्गेनिक हम पहले भी पढ़ा रहे थे, कोई कहीं थे कोई कहीं थे, तो इसको एक अलग कॉपी में आप लिख लेंगे, फिर क्लियर होगा तो फिर जैसा होगा होगा। तो तब तक के लिए सबों को धन्यवाद, थैंक यू।